सब्सक्राइब करें मेरा चैनल राहुल सर क्लासेस को और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों और प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट और यूपी टेट से संबंधित विज्ञान के नोट्स पिछली वीडियोस में देख चुके हैं और इन वीडियोस में जो आगे आने वाली हैं उसमें भी हम कक्षा 7 में सीरीज़ दूसरी शुरू कर रहे हैं आज इस वीडियो में, जिसमें आप चैप्टर 4 को देखेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6 के विज्ञान की 3 सीरीज़ बनाई थी और सभी चैप्टर्स को उसमें नोट्स के द्वारा समझाया था। जो भी बच्चे जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इसी कड़ी में हम कक्षा 7 की विज्ञान से पाठ 4 को शुरू करते हैं। तो पाठ 4 है ऊष्मा। तापमापी किसे कहा जाता है? तो तापमापी को थर्मामीटर भी कहते हैं। तापमापी के द्वारा टेम्परेचर को मापने की एक युक्ति बताई गई है। तापमापी टेम्परेचर मापने की एक युक्ति है, ताप मापने का एक यंत्र है। वस्तु की उष्णता उसके ताप से की जाती है। जब भी किसी वस्तु की ऊष्मा या उसके टेम्परेचर को देखा जाता है तो टेम्परेचर के द्वारा ही उस वस्तु के बारे में बताया जाता है। थर्मामीटर से मापने का स्केल सेल्सियस है, जिसे डिग्री सेल्सियस से दर्शाते हैं। थर्मामीटर में कोई भी माप होगा उसका स्केल सेल्सियस माना जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सामान्य मानव होता है उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री होता है। तो प्रयोगशाला तापमापी में जो टेम्परेचर का परिसर है वो अधिक होता है, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर में इतना नहीं होता। चालन क्या है? चालन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब भी आप किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो लोहे की छड़ को गर्म करने के बाद जब उसको ठंडा किया जाता है या गर्म भी किया जाता है तो उसमें ऊष्मा वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक की जाती है। पहले शुरुआत का हिस्सा गर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे छड़ के और दूसरा भाग भी गर्म होने लग जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है चालन कहलाती है। ऊष्मा का चालक। ऊष्मा का चालक ऐसे वे सभी पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर जाने देते हैं, मतलब अपने में से होकर जो भी पदार्थ ऊष्मा को होकर जाने देते हैं उनको ऊष्मा का चालक कहा जाता है। ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? ये बिल्कुल ऊष्मा के चालक का विपरीत है। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर नहीं जाने देते उनको ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। इसको ऊष्मा रोधी भी कहते हैं, जो ऊष्मा को रोक दे। संवहन की प्रक्रिया क्या है? तो संवहन का मतलब होता है जब भी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है उसको संवहन कहा जाता है। समुद्र समीर क्या है? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहा जाता है। ऐसी कोई सी भी वायु जो समुद्र की ओर से आती है उस वायु को समुद्र समीर कहा जाता है। अगला पाठ है बच्चों पाठ 5, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या होता है? बच्चों अम्ल एक एसिड होता है जिसकी वजह से पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। तो एसिड जो भी पदार्थ खाने वाला होगा या उस पदार्थ की हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि उसमें अम्ल है? उसका स्वाद जो है खट्टा होगा, उसमें थोड़ा सा खट्टापन होगा। थोड़ा खट्टापन भी हो सकता है या अधिक खट्टापन भी हो सकता है। तो अम्ल क्या है? एसिड है जिसकी वजह से पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है और इसकी रासायनिक जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। तो अम्ल की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है, जिसका लैटिन शब्द है ये एसियर, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसियर का मतलब है लैटिन शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्षारक क्या है? क्षारक जिसकी जो प्रकृति इसकी है क्षारीय होती है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है,
ऐसे वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, तो उसको क्षारक कहा जाता है। सूचक क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारक है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार का पदार्थ सूचक कहलाता है। जब भी हम किसी पदार्थ में अम्ल या क्षारक को जानना चाहते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षारक है, तो ऐसे परीक्षण करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसको सूचक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षारक है। तो अम्ल वाले पदार्थ देखते हैं पहले। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक, पालक में ऑक्सैलिक, आंवला या स्ट्रिस फल जो होते हैं उसमें एस्फॉर्बिक अम्ल, और इमली, अंगूर, कच्चा आम इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से क्षारक में कौन से क्षार होते हैं? जैसे चूने का पानी है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मार्जक मतलब जो भी कांच साफ करने वाला जो मार्जक होता है जिससे हम कांच साफ करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। सबसे प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर होता है। सूचक का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि सूचक ऐसा पदार्थ होता है जिससे कि यह पता चलता है कि अम्लीय और क्षारीय कौन कौन से पदार्थों में है। तो लिटमस के द्वारा जो है पता लगाया जाता है कि अम्ल और क्षार कौन कौन से हैं। तो सबसे प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर होता है जिसे लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। जब भी लिटमस को अम्ल में मिलाया जाता है, लिटमस को अम्ल में मिलाने पर लाल होता है, और लिटमस को जब क्षार में मिलाया जाता है तो ये नीला होता है। लिटमस को अम्ल में मिलाने पर लाल और लिटमस को क्षार में मिलाने पर नीला हो जाता है। उदासीन विलयन कौन सा है? उदासीन विलयन का मतलब होता है ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। जो भी विलयन ऐसा होगा जो लाल और नीले लिटमस के रंग को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? उदासीन विलयन। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्ल को गहरा गुलाबी और क्षारकीय को हरा कर देता है। तो जो गुड़हल का पुष्प होता है वो भी एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो अम्ल को गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है, और अगर उस क्षार का प्रयोग करते हैं तो क्षार को हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। फिनोल्फ्थैलिन क्या है? ये भी एक सूचक है, सूचक विलयन है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर दोनों की प्रकृति समाप्त हो जाती है। जब हम अम्ल और क्षार दोनों को ही मिलाते हैं तो उसकी जो प्रकृति होती है वो समाप्त हो जाती है। उसकी अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति दोनों समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उदासीनीकरण क्या है? किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो उदासीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण कहा जाता है, और इसमें ऊष्मा के साथ मतलब गर्मी के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। हाइड्रोलिक अम्ल क्या है? हाइड्रोलिक अम्ल को किस तरीके से दर्शाया जाता है? HCl हाइड्रोलिक अम्ल को दर्शाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH से दर्शाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में जो शरीर में हमारा अमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस को हमेशा लाल कर देता है। जब भी हम अम्ल का प्रयोग करते हैं तो अम्ल नीले लिटमस को, जो कि एक सूचक है, उसका रंग लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह इसकी प्रकृति है। अगला पाठ है पाठ 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है
कि भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन होता है जो कि भौतिक रूप से, जैसे कि उसका आकार, उसके आकार का बदलना, उसकी माप का बदलना, अमाप का बदलना, रंग का बदलना या उसके गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके आकार, माप, अमाप, रंग और अवस्था में परिवर्तित हो जाए वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि एक क्षारक होता है। कॉपर सल्फेट और लोहे को जब मिलाया जाता है तो आयरन सल्फेट विलयन जो कि हरे रंग का होता है और कॉपर भूरे रंग का निक्षेप बनता है। सिरका एसिटिक अम्ल होता है, खाने का सोडा, सिरका एसिटिक अम्ल और खाने का सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है प्लस अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। जल कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। इसका जो सूत्र है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी और बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ जल भी बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं इसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें एक या एक से ज़्यादा पदार्थ बनाए जाते हैं इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है? जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? तो लोहा प्लस ऑक्सीजन वायु से रिलेटेड होता है प्लस जल मिलकर जंग बनाता है जिसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन और वायु और जल की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा जंग लग जाता है। लोहे को हम ज़्यादा दिनों तक अगर छत पर या बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गैल्वेनाइजेशन किसे कहा जाता है? तो बच्चों गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। जब भी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और परत इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे कि उस पर जंग ना लग जाए, तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है जिसको यसद लेपन भी कहते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या है? किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल का प्राप्त होने की प्रक्रिया। जब भी कोई पदार्थ हमें मिलता है और उसके शुद्ध क्रिस्टल को प्राप्त होने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो बच्चों 7वीं कक्षा की सीरीज़ 2 में हम पार्ट 6 तक ही करेंगे। अगली वीडियो में कक्षा 7 के अगले चैप्टर्स को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आपको और भी अधिक वीडियो बनाकर दे सकूं।